हेलो लर्नर्स। तो कैसे हो आप सब? आपको तो पता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं उमा पांडे, आपका स्वागत है सीजी सेट 2026 की तैयारी में। इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं इस साल, अभी हम तैयारी चालू ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 2024 में जो सीजी सेट आया था उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर वन का क्वेश्चन पेपर है। इसको हम आज 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 25 क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक। मेरा पेपर टू साइकोलॉजी है। पेपर वन कॉमन रहता है, हम जानते हैं। अब हम नेट सेट का तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो हमको पता है कि पेपर वन सबके लिए कॉमन रहता है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। पेपर टू मेरा साइकोलॉजी है। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो बने रहे मेरे चैनल पे। पेपर वन का केवल हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको एक रफ एस्टिमेट मिल सके कि किस तरह से सीजी सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सीजी सेट का, जैसे कि आपको दिख रहा है, असर्शन रीजन है, करेक्ट चूज करना है। फॉर्मेटिव लर्निंग टेंड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। रचनात्मक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को तेज करती है। ये हमको सही ही लग रहा है, कहीं से भी नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर हम रीजनिंग देखते हैं, रीजन क्या बोल रहा है। फॉर्मेटिव लर्निंग टेन ओके is against summative evaluation. Formative evaluation is highly reliable. आप सोचिए, क्या समेटिव इवैल्यूएशन की तुलना में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हाईली रिलायबल है? रिलायबल होता है, हाईली नॉट रिलायबल, नॉट रिलायबल होगा या रिलायबल होगा? ये हाईली रिलायबल क्या है भाई? तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह से हमारा आंसर है ए ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, फर्स्ट से लेकर 5 तक। तो चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। लेवल ऑफ टीचिंग दिया है इस साइड और इधर किसने, कौन कौन उसके समर्थक हैं। ठीक है, तो मेमोरी लेवल किसने दिया था? हंट ने, मॉरिसन ने? नहीं भाई, मेमोरी लेवल तो हमारे हर्बर्ट सर ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया था। रिफ्लेक्टिव लेवल हमारे हंट ने दिया था। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर सही हुआ? ए बी, ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो ए आंसर हमारा सही हुआ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग आराम से पढ़ लेना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9424104427। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे और मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, आप आराम से पढ़िए और समझिए, सेंसलेस क्वेश्चन है। ठीक है। देन फोर्थ, और व्यापम के द्वारा ड्रॉप किया गया था थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर इन अ क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर। लर्निंग डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा असेसमेंट यूज किया जाता है? किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। कौन सा यूज किया जाता है? फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक और पीयर। तो यहाँ पर आंसर है ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। देन फिफ्थ, as learning is a continuous, a teacher must start teaching at the level of students mind for their better learning. This is called as principle of clarity, principle of association, principle of active process and principle of multiple exposure. बताइए, आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए, बताइए
कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। ठीक, देन यहाँ से हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च और स्टैटिस्टिक। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोल रहा है। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन एक या दो आंसर से हमारा, एक या दो आंसर को मैच करने से हमारा फुल आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड डिपेंडेबिलिटी। ठीक, इधर भी देखिए तो स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल, डिपेंडेबल। तो ये क्या है, ए का 4, ए का 4, ए का 4 कहाँ है, तो डी गलत है, ए का 4 ए बी सी तीनों में दिया है। अब देखते हैं वैलिडिटी, वैलिडिटी, वैलिडिटी consistently thinking about the process of research, entities, procedure and are devices to measure the dimension that are used to measure, that is validity। ठीक है, तो बी का 2 कहाँ है, तो ये सी भी हमारे आंसर से गायब हो गया। फिर देखते हैं इंट्यूशन, इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान, यहाँ पर दिया है अंतर्ज्ञान। इंट्यूशन यानी अपना सिक्स सेंस का यूज करना, ये सब चीज इंट्यूशन। इरेशनल, इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान या सिक्स सेंस का जो यूज करते हैं उसके हिसाब से। तो लिंक्ड विद द पर्सनल बायस में वेटिएट रिसर्च रिजल्ट, क्या होगा बताइए, कि ये होगा। एक और कौन सा बचा है हमारे पास, consistently thinking about the research process and its progress। बताइए क्या होगा, 6 का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। इंट्यूशन सी का 3 होगा। इंट्यूशन से हम कभी कभी अनुमान लगाते हैं, उससे क्या हो सकता है, लिंक्ड विद द पर्सनल बायस में विटिएट रिसर्च रिजल्ट। तो इस तरह से हमारा ए आंसर सही होता है। नेक्स्ट, सीजी सेट में न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था रिसर्च के पोर्शन में, ना ही एक्सपेरिमेंट जो होता है उसके बारे में पूछा गया। एक्सपेरिमेंटल को इतना सारा होता है, जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस है, ठीक, अनोवा है, मनोवा है, इसके बारे में नहीं पूछा गया था, एकदम सुपरफिशियली पूछा गया था। होप इस साल भी ऐसा ही पूछा जाए। विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ डिजिटल डेटा हैंडलिंग इन द रिसर्च यूजिंग आईसीटी। तो कौन कौन सा स्टेप है हम उसको लिखेंगे। तो डेटा एंट्री, डेटा क्लीनिंग, डेटा एंट्री, डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन फर्स्ट स्टेज तो हो ही नहीं सकता। डेटा एंट्री, डेटा एंट्री, डेटा क्लीनिंग, तो मेरे ख्याल से ये बी भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे क्लीनिंग कैसे करेंगे। फिर देखिए, डेटा एंट्री के बाद यहाँ डेटा क्लीनिंग लिखा है, यहाँ डेटा वैलिडेशन लिखा है। तो डेटा एंट्री के बाद डेटा को हम डायरेक्ट वैलिडेट थोड़ी करा लेंगे, उसको क्लीनिंग करेंगे, डेटा वैलिडेशन कराएंगे, फिर डेटा एनालिसिस कराएंगे। इस तरह से हमारा सी आंसर सही हुआ। कभी कभी क्या होता है, आप लॉजिक से भी आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, आईसीटी में मैं बता रही हूँ, मैं पर्सनली बता रही हूँ, 2024 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीजी सेट क्लियर किया था। लेकिन बहुत सारे चीज थे जिसको मैंने पढ़ा था जो नहीं आया था, बहुत सारी चीज ऐसा था जिसको मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने सिक्स सेंस से या फिर अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा सा लॉजिकल सोच के मैंने टिक किया था, और एक्चुअल में वो सही निकला। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ आर्टिकल राइटिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। आर्टिकल राइटिंग के स्टेप पूछ रहे हैं, तो कौन सा होगा, पहले क्या करेंगे, देखिए, एडिट एंड रिवाइज द आर्टिकल, conduct research and gather information, outline the main points,
राइट द फर्स्ट ड्रॉप एंड चूज द टॉपिक। बताइए, अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ के भी नहीं जाऊं तो मेरे को लगेगा एडिट एंड रिवाइज जो होता है वह सबसे लास्ट प्रोसेस होगा, ठीक है, और चूज द टॉपिक होगा वो फर्स्ट प्रोसेस होगा। क्या इसी से मुझे मेरा आंसर मिल जाता है क्या? देखिए, फोर्थ नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वन लास्ट में सबके है, ओके, और फर्स्ट, फर्स्ट यानी कि ये फिफ्थ, जिसको ये फिफ्थ दिया है वो फर्स्ट स्टेप है, तो ये दोनों कट गए, हमारे आंसर की रेस से बाहर हो गए, ठीक। तो ये दोनों को हम देखते हैं। फिर इसमें देखिए बाकी लास्ट का स्टेप, लास्ट से सेकेंड लास्ट स्टेप सेम है, तो चेंजेस यहीं पर आ रहा है। तो हम देखते हैं क्या होगा। अब हम 3 को देखेंगे और 2 को देखेंगे। कंडक्ट रिसर्च एंड गेदर इंफॉर्मेशन, ठीक, आउटलाइन द मेन पॉइंट। जब तक हम कंडक्ट रिसर्च नहीं करेंगे, हम आउटलाइन द मेन पॉइंट को कहाँ करते हैं? तो पहले हम कंडक्ट रिसर्च एंड गेदर इंफॉर्मेशन करेंगे, ये सेकेंड स्टेप होगा हमारा। थर्ड स्टेप में आउटलाइन द मेन पॉइंट्स करेंगे, देन फोर्थ ये होगा और फिफ्थ ये होगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा आंसर बी हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन बहुत आया था आपके 2024 के एग्जाम में। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज इन द रिसर्च साइकिल? तो रिसर्च साइकिल में करेक्ट स्टेप क्या है? पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं दिया है तो अड़ नहीं जाना है, नहीं भैया प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं दिया है यानी इस क्वेश्चन को ड्रॉप करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको दिए गए चीजों से ही सीक्वेंस देखना है। सब पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं लिटरेचर का, ठीक। तो ये दोनों हमारे रेस से बाहर हो गए। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद क्या डाटा कलेक्शन के लिए निकल जाते हैं हम लोग? तो ये भी हमारे रेस से बाहर हुआ। इस तरह से पहले देखते हैं लिटरेचर रिव्यू, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, फिर डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट। दिस इज करेक्ट सीक्वेंस, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, ये हमारे रिसर्च का लास्ट क्वेश्चन है। APA system require the inclusion of running head on the title page of research paper। कहीं कोई गलत नहीं लग रहा है, स्टेटमेंट है, ठीक है। रनिंग हेड टाइटल पेज पे हमको चाहिए रिसर्च पेपर जब हम करते हैं, कौन से स्टाइल में? APA स्टाइल में, ठीक। रीजन क्या बता रहा है, क्यों करते हैं? द रनिंग हेड हेल्प इंश्योर दैट द ऑथर्स नेम इन क्लियरली डिस्प्ले ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। क्या हम हर पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे ऑथर का नाम लिखते हैं रनिंग हेड से? यहाँ पर तो प्रॉब्लम लग रहा है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पर से हमारा रिसर्च का पोर्शन खत्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चालू होता है यहाँ पर, अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं एक बात आपको बताऊंगी, आपको जो लैंग्वेज आपके लिए सही लगता है, इंग्लिश और हिंदी, जो आपको इजी पढ़ने में होता है, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या रहता है, 50 क्वेश्चन रहेगा, हमारे पास 60 मिनट्स रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये नेट के पेपर टाइप का नहीं होता है सेट का पेपर। सेट के पेपर में पेपर 1 पेपर 2 का अलग अलग टाइमिंग रहता है, बीच में गैप रहता है, ठीक है। तो पेपर 1 1 घंटा का ही होगा, 60 मिनट्स का ही होगा। आपको टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो आसान था 2024 का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हो सकता है और आसान हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो जाए। तो आपको समय को बचाते हुए चलना है। तो आपको जो भाषा आपको ठीक लगे, जल्दी समझ में आए, जिसमें आप क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी से और सही
अटेम्प्ट कर सको उस चीज को यूज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इंग्लिश में भी देखते हैं, हम हिंदी में भी देखेंगे, लेकिन आपको जो भाषा सही लगे उसमें आपको देखना है। एवरी लैंग्वेज इन अ पर्सन्स मदर टंग which cannot be compared with another language is small or big, good or bad, easy or difficult, because in all languages communication take place shape in their own way. The languages of the world show formal difference on the basis of different communities, but internally they are similar in them. Translation is possible because of these internal or semantic similarities. Each language in a world view so the same object is known by different name. To keep pace with the world, we have to learn other languages, but not at the cost of our mother tongue. Is learning other languages become difficult without knowing about mother tongue. Nowadays, especially attention is given to Indian languages in our school, in which the media of instruction in primary classes would be mother tongue. For the development of cognitive competence, sorry, the development of cognitive competence rest of mother tongue, though which he or she know the word. ओके, देन हिंदी में पढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा किसी न किसी व्यक्ति की मातृभाषा होती है, जिनकी तुलना किसी अन्य भाषा से इस रूप में नहीं की जा सकती कि वह छोटी है या बड़ी है, अच्छी है या बुरी है, सरल है या कठिन है, क्योंकि सभी भाषाओं में अपने अपने ढंग से संप्रेषण होता है। समुदाय भेद से संसार की भाषाओं में रूपक रूपकतामक सॉरी मेरे से नहीं हो रहा है, भिन्नताएं तो है, परंतु आंतरिक दृष्टि में उनमें समानताएं अधिक है। अनुवाद इन्हीं आंतरिक या अर्थगत समानताओं के कारण संभव होता है। प्रत्येक भाषा एक विश्व दृष्टि है, इसलिए एक ही वस्तु भिन्न भिन्न नामों से अभिहित होती है। संसार के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए हमें अन्य भाषाएं भी सीखनी पड़ती है, परंतु अपनी मातृभाषा की कीमत पर कदापि नहीं, क्योंकि मातृभाषा के ज्ञान के बिना अन्य भाषाएं सीखना कठिन है। हमारे विद्यालय में अब भारतीय भाषाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, क्योंकि बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता का विकास मातृभाषा में होता है, जिससे वह अपनी दुनिया से परिचित होता है। ठीक, ये हुआ हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको 2 बार पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, और आपका क्वेश्चन जो होता है OMR बेस पे होता है ये एग्जाम। तो आप अपने जो क्वेश्चन सीट है उसमें आप नीचे हेडिंग भी डाल सकते हैं, कुछ कुछ मेन पॉइंट आपको दिखा तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ड व्यू इन एवरी लैंग्वेज इज। प्रत्येक भाषा में विश्व दृष्टि का तात्पर्य है द नॉलेज ऑफ द होल वर्ल्ड, अ व्यू पॉइंट टू सी द वर्ल्ड, ब्रॉड विजन, नैरो विजन। तो इसका आंसर है अ व्यू टू सी द वर्ल्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनलिस्ट treat mother tongues as the best media for primary education because another language is difficult, another language is inferior, cognitive competence developed in mother tongue, unavailability of teachers of another language। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या है? cognitive competence developed in mother tongue। okay, then 13 cognitive competence means क्या होता है? एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू राइट, एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। तो इसका आंसर होता है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। देन 14 सिमिलैरिटी इन द लैंग्वेज मीन्स, लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज होती है, इसका मतलब क्या हुआ? किस तरह से सिमिलैरिटी की बात कही गई है? लेक्सिकल यानी शब्दगत,
फॉर्मल, रूपगत, सेमेंटिक, अर्थगत, रिलीजियन, क्षेत्रगत। तो किस तरह की सिमिलैरिटी होती है? सेमेंटिक। देन व्हाट मेक ट्रांसलेशन पॉसिबल ड्यू टू इनहेरिटेड सिमिलैरिटी इन द लैंग्वेज इज। अनुवाद भिन्न भिन्न भाषाओं में निहित जिस समानता से संभव होता है वह है क्या है? सेमेंटिक, अर्थगत समानता होती है। ठीक है, इस तरह से हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी यही खत्म होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन। 5 यूनिट का हम आज करेंगे, 5 यूनिट का हम कल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कम्युनिकेशन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन को हमको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। नॉन वर्बल सिग्नल प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही है। हैंडशेक इज एन इंपॉर्टेंट फॉर सबलिमिनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हैंडशेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबलिमिनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबलिमिनल यानी अनकॉन्शियस, हम यानी कि अनकॉन्शियसली हम उसको करते हैं। नहीं, हम हैंडशेक सबसे थोड़ी करते हैं जिससे मिलते हैं उससे। हमको जब लगता है इस व्यक्ति से हैंडशेक की जरूरत है, चाहे हम हाय हेलो करके भी निकल लेते हैं। ठीक है, तो ये सबलिमिनल नहीं होता है, अनकॉन्शियस लेवल पे इतना ज्यादा नहीं होता है कि हम उसको अपनाते हैं। फीडबैक इज अ इनकंसिक्वेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। गलत। ठीक है, फीडबैक इज कॉन्सिक्वेंशियल पार्ट है हमारे कम्युनिकेशन का। डिफरेंट कल्चर, नॉर्म एंड वैल्यू डू अफेक्ट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बिल्कुल, डिफरेंट कल्चर और नॉर्म एंड वैल्यू डू अफेक्ट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता ना दूसरे कल्चर का। ठीक, तो इस तरह से अब देखिए, ये करने के बाद आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कम्युनिकेशन। यहाँ पर हमको इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, तो हमारे हिसाब से इनकरेक्ट क्या है? 2 और 3। तो हमारा ये हो गया 2 और 3। इस तरह से आपको ये सेक्शन को देखना नहीं भूलना है। ओके, देन 18 देखते हैं, 17 नीचे है तो थोड़ा देर से देखेंगे। तो आपको पता ही है कौन कौन सा स्टेप होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस में, आगे बताऊंगी मैं। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। फिर से देखते हैं क्या पूछ रहा है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही। अ कॉमन स्टाइल ऑफ सिंबल इज नॉट रिक्वायर। बिल्कुल रिक्वायर है, क्योंकि हम जानते हैं ट्रैफिक सिग्नल भी कॉमन होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द इंडिया। हमारा ट्रैफिक का सिंबल्स होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो एकदम सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग हुए तो हम तो समझ ही नहीं पाएंगे ना। अगर अलग स्टेट में जाते हैं, अलग कंट्री में जाते हैं तो हम समझ में नहीं आएगा। तो कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल इज रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड गलत स्टेटमेंट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द क्रिएशन ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। अब इसमें क्या बोला गया है? करेक्ट आंसर को हमको सेलेक्ट करना है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है? 1 और 3, 1 और 3, दिस वन। ठीक, नेक्स्ट जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसी को मैं बोल रही थी। पहले प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखते हैं, पहले आता है सोर्स। सोर्स या स्पीकर। सोर्स या इसी को क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। फिर क्या आता है? ये इनकोड करता है मैसेज को, इन कोडिंग द मैसेज। देन आता है हमारा चैनल, चैनल या ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। देन आता है रिसीवर, रिसीवर। देन इन कोडिंग, इनकोडिंग। देन आता है फीडबैक। ठीक, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, हम जनरली यही पढ़ते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से हम देखें तो लास्ट हमारा कौन सा आएगा? फीडबैक। ए, ये दोनों हमारे ऐसे ही हम गायब कर दिए अपने। ठीक है,
हमारे आंसर से गायब 2 ऐसे ही हो गए, क्योंकि फीडबैक लास्ट है। फिर फीडबैक अब सामने से देखते हैं। सामने से देखेंगे तो इसमें से देखेंगे ये दोनों से, ठीक। तो सामने में क्या आ रहा है, एक में बी आ रहा है, एक में डी आ रहा है। बी क्या है, डिकोडिंग। डिकोडिंग इतना पहले होगा क्या, बिल्कुल गलत। तो इसमें डी क्या है, आइडेशन। आइडेशन हम कभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मैंने भी कभी नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ा था यहाँ पर जब मैंने एग्जाम दिया था। तो आइडेशन क्या होता है, स्पीकर के दिमाग में आइडिया आता है कोई भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। विचार, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो विचार आता है स्पीकर के मन में, तो यहाँ पर से चालू होता है ये। इस तरह से आप एलिमिनेट करके नए आए चीजों को भी आप किस तरह से सही कर सकते हैं, ये मैं आज, पर्पस ही है मेरा आज के क्लास लेने का ये, ठीक, ताकि आप अपना तैयारी को बहुत अच्छे से चालू कीजिए। देन 19 क्या बोल रहा है, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर करते हैं, कट गया ये थोड़ा सा, उफ। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मेरे को जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको थोड़ा वैल्यू मिला, आपको थोड़ा आइडिया मिला, कि मेरे को बिल्कुल आप कमेंट्स करके बताइए, मुझे इस बात का इंतजार रहेगा। देन 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। इसमें भी हमको दिया है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में से सही जो लगता है हमको टिक करना है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब बॉस और एम्प्लॉय के बीच कम्युनिकेशन, ठीक। तो अपवर्ड यानी एम्प्लॉय से बॉस की ओर जा रहा है, ठीक। इन अपवर्ड कम्युनिकेशन द एम्प्लॉय टेंड टू हाईलाइट देयर अकम्प्लिशमेंट एंड डाउन प्ले देयर मिस्टेक। अब बताइए, एम्प्लॉय अपने बॉस को अपना अकम्प्लिशमेंट जो होता है दिन भर में वो क्या क्या अच्छा काम किया वो बताएगा, और क्या क्या मिस्टेक किया है वो एक एक चीज को बताएगा क्या, नहीं। तो वो क्या करता है, डाउन प्ले, अपने मिस्टेक को डाउन प्ले करता है, और अपने एकम्प्लिशमेंट को क्या करता है, हाईलाइट करता है, तो ये सही है। निगेटिव इंफॉर्मेशन टेंड टू बी इग्नोर्ड, निगेटिव इंफॉर्मेशन को वो क्या बॉस के तक पहुंचाएगा, बताइए, क्या वो बॉस बॉस तक पहुंचाएगा, नहीं। वो क्या करेगा, निगेटिव इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो ये स्टेटमेंट सही है ना, बिल्कुल सही है। अपवर्ड कम्युनिकेशन अकर्स फॉर लेस फ्रिक्वेंटली, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है वह लेस फ्रिक्वेंटली होता है, बिल्कुल, क्योंकि दिन भर एम्प्लॉय बॉस के पास जा जाके एक एक चीज का रिपोर्ट थोड़ी करेगा। हाँ भाई, सुबह जाते साथ, शाम को मीटिंग में, बस, ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं, लेस फ्रिक्वेंटली बॉस से मिलेगा, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन कंप्राइज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव, क्या बोल रहा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव होता है क्या अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्या एम्प्लॉय बॉस को डायरेक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है, सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या है, 1 2 3, इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर निकल गया। अब 20 हम करते हैं। हम्म 20 करेंगे। विच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोस्ट स्प्रेड थ्रू ग्रैस्प पॉइंट कम्युनिकेशन। ग्रैस्प पॉइंट कम्युनिकेशन मतलब रूमर्स जो रहते हैं, ठीक है, गॉसिप रहता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में बहुत जल्दी से फैल जाता है, तो इसका आंसर क्या है, बी, पर्सनल न्यूज एंड रूमर्स। ये क्या होता है, बहुत जल्दी फैल जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारे 4 यूनिट्स कंप्लीट, 4 यूनिट्स के क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड हियर, ओके। देन हम देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ से मैथमेटिकल रीजनिंग भी चालू होता है। हाँ, और आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहती हूँ मैं, ये कम्युनिकेशन की जो क्वेश्चंस हैं उसको ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि इसमें
हिंदी और इंग्लिश में नहीं थे, केवल इंग्लिश में ही थे जितने भी क्वेश्चन थे, इसलिए पूरे 5 क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। ठीक है, विलोपित कर दिया गया था। तो हम लोग को जो नंबर मिले थे वो हमको 90 आउट ऑफ 90 मिला था। जो नंबर मिला था वो 100 में हमारा नंबर काउंट नहीं हुआ था। ठीक, सबका, जितने लोगों ने 2024 में सेट का पेपर दिलाया था। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। फाइंड द नंबर दैट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा आता है? तो इस टाइप के सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये बहुत सरल होते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 10 to 20 के बीच कितना गैप है? 10 का गैप है। 10 से 31 के बीच कितना गैप है? 11 का गैप है। ये दोनों के बीच अगर ये सीक्वेंस हम जो बना रहे हैं वो सही होगा तो 12 का गैप होगा। इसके बीच कितना होगा? 13 का गैप होगा। इसके बीच कितना है? 14 का। तो ये हमारा तो सही ही है। इसके और इसके बीच में 14 का ही गैप है। ठीक, नेक्स्ट नंबर आएगा वो 15 आएगा। ठीक है, अगर हमको आगे पूछता तो, लेकिन हमको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो हम 31 में सिंपल 12 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इट इज 43। ठीक, 43। इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ अलग से और अपलोड भी कर चुकी हूँ। आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं, लर्न एवरीडे विथ उमा। इसमें आप सर्च कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर मैंने 43 में टिक किया है लेकिन 34 बोला है मुंह से गलती से। ठीक है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, हालांकि टिक मैंने 43 ही किया है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में x और y की वैल्यू दिया है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो हमको मैच करना है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 2 दिया है और x की जगह हमको क्या रखना है? 2 रखना है और y की जगह 3 रखना है। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया? 4/3। तो फर्स्ट का क्या आएगा? 4/3। सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड में क्या है? 3xy, तो 3 के जगह 3, x की जगह 2, नीचे ये क्रॉस हो गया और ये 2 आ गया, तो एक बी का 2। लेकिन ये जो थे सी और डी का आंसर मैच नहीं कर रहा था गिवन ऑप्शन से। ठीक है, 5 से और 1/5 से ये मैच आ ही नहीं रहा था, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था व्यापम के द्वारा। ठीक, देन नेक्स्ट ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन पूछा गया है। ठीक, और ये इसको हम लोग को लिए हलवा बना दिया था डिनोमिनेटर को सेम करके। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर होता है वह अलग अलग होते हैं, तो सबसे कम जो वो होता है न्यूमरेटर होता है उसका फ्रिक्शन बहुत कम रहता है, इसका कम रहेगा, लेस फ्रिक्शन रहेगा। और जिसका बड़ा न्यूमरेटर रहता है उसका ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन रहता है। ठीक है, तो इस तरह से बिना सॉल्व किए हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। देन ये आया था मजेदार क्वेश्चन 24। 8% ऑफ x एंड y इज 0.4 एंड 0.004। तो इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो 8% को हम 8/100 लिख सकते हैं। परसेंट ऑफ यानी इनटू होता है, x यानी x लिख लिए, इज इक्वल टू 0.04। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x यहाँ है, 0.04 को मैं 4/100 लिख सकती हूँ क्या? पॉइंट की जगह 1 और 2 अंक है यहाँ पर, तो 2 जीरो लगा दिए। फिर इधर से ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल मैथ्स है। तो 100 कैंसिल हो गया, ये 1 जा और ये 2 जा, तो x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक, तो 0.5 कहाँ पर है? ये है भाई 0.5, लेकिन हमको y की भी फाइंडिंग करना है, कर लेंगे, लेकिन यहीं से आ गया क्या हमारा आंसर? 1। देखिए
किसी में 1 है, सी में 1 है, लेकिन हम y का भी निकालेंगे, क्योंकि अगर वैल्यू सेम हो गया तो 8% यानी सेम इंटू y इज इक्वल टू ये है 0.004। तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, साइड में कर लेंगे। तो ये 4 अपान हम 1000 लिखेंगे, क्योंकि एक जीरो ज्यादा है, पॉइंट की जगह 1 आता है और जितने भी अंक रहते हैं उसके हिसाब से 0 डाल देते हैं। फिर 100 ऊपर 8 नीचे, कट्टम कट्टी कर लेते हैं। 8 2 जीरो इधर से कट गया, 2 जीरो इधर से कट गया, ये 1 जा हो गया, ये 2 जा हो गया। तो y इज इक्वल टू 1/20, 1/20 इज इक्वल टू 0.05। ये देखिए 2 और ये 5। तो इस तरह से हमने अपना आंसर को क्रॉस चेक कर लिया, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया सही। ठीक, अब ये CPSP लॉस और प्रॉफिट का क्वेश्चन आया था। बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹400, सेलिंग चेयर बोल रहे हैं तो ये क्या हुआ, SP विक्रय मूल्य, ओके, 400 रुपीज। ठीक, और लॉस हुआ तो बोले तो हम जानते हैं कोई भी चीज 100 उसको परसेंटेज में देखते हैं, और लॉस हुआ 20% लॉस हुआ तो 20 माइनस हो जाएगा, तो ये 80%, 80 हो जाएगा, 80/100। ठीक, 20% इसका मतलब होता है 20% लॉस। ठीक, दोनों को हम या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, SP इज इक्वल टू CP, जो हमको पता नहीं है, यहाँ पर हमको CP निकालना है, CP इंटू लॉस या फिर प्रॉफिट। तो SP की जगह हम क्या लिख देंगे, 400। CP हमको पता नहीं है, CP की जगह CP ही लिख देंगे, इंटू लॉस 80/100। अब न्यूमेरेटर को एक साथ, जो नंबर्स हैं उसको एक साथ लिख लेंगे। तो SP इज इक्वल टू 400 इंटू 100/80, ये हो गया। जीरो जीरो काट दिए, 1 जा और ये 5 जा, तो CP इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 500 रुपीज। सो सिंपल, वेरी सिंपल। तो CP कहाँ दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा लिखा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चेयर। तो चेयर का कॉस्ट क्या है, 500 है। तो देखिए कहीं पर भी 2 दिया है क्या, ये दोनों में दिया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, हमारा A और C क्वेश्चन का आंसर होगा ही नहीं। तो हमको नेक्स्ट निकालना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो दैट ही गेन 8%, यानी 8% फायदे के लिए उसको फिर नेक्स्ट कितना बेचना पड़ेगा। तो हम नया कर लेते हैं, 8% गेन, यानी यहाँ पर करेंगे गेन 8%। 8% गेन को हम और कैसे लिख सकते हैं, 10800, ये हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए न्यू CP। अब CP हमारा पुराना CP नहीं काम करेगा, न्यू CP चाहिए हमको। ये CP ही लिख देते हैं, इसको 1 कर लेते हैं एक्चुअल में, ऊपर जा भैया कर्सर 1। ठीक, यहाँ पर इसको हम 2 लिख लेते हैं, नया CP इज इक्वल टू, CP पढ़ रही हूँ, देखिए मैं SP को बोल रही हूँ, ओके, सेलिंग प्राइस इंटू 8% यानी 108/100। ये तिरछा क्यों लिखा रहा है भाई। चलिए, तो SP2 निकालना है हमको, और CP हमको पता है 500 है, इंटू 108, और ये तो 00 कट्टम किट्टी, और यहाँ पर आ गया हमारा इंटू करेंगे, तो SP2 इज इक्वल टू 540। तो देखिए हमारा आंसर में है क्या, कहीं 540, या तो हमारा B सही है। तो इस तरह से आज हमने 5 यूनिट के क्वेश्चन आंसर प्रीवियस PYQs को हमने सॉल्व किया। आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइए, और आपको अगर PDF चाहिए तो मेरे
व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हाय लिख के आप मैसेज कीजिए, सीजी सेट टारगेट सीजी सेट करके आप मैसेज कीजिए, जिससे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं। आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ और आपको कंटेंट की ज़रूरत है, आप कहाँ-कहाँ से अपना तैयारी कर सकते हैं, आपको सीजी सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कमेंट्स करिए। यहाँ चैनल बना है, वहाँ पर मैं आपको ऐड कर दूंगी। इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन यहीं से होगा। ठीक है, आप कमेंट्स करके मुझे यूट्यूब चैनल में भी कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं अपना ओपिनियन। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट 25 टू 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। बाय बाय।